नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल KR ज्योग्राफिकल वर्ल्ड में। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि फ्रांस की क्रांति इसमें समाप्त हो जाए। 89 के सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सैनिकों को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि सम्राट लोगों के ऊपर सैनिकों द्वारा गोली चलवाने का आदेश दे दिया गया है। 7,000 लोग इसमें एकत्र हुए और जिनमें औरत, पुरुष और बच्चे सब मिला के 7,000 लोग थे। इन्होंने बास्तिल के किला को तोड़ डाला। बास्तिल के किला को तोड़ डाला और कैदियों को छुड़ा दिया। कैदियों की संख्या मात्र 7 थी। फ्रांस के क्रांति का मुख्य कारण वहां के लोगों के ऊपर यानी कि थर्ड स्टेज के लोगों के ऊपर राजा द्वारा नया कर लगाया जाना था। फ्रांस की समाज 3 स्टेजों में बटी हुई थी। प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज और तृतीय स्टेज। फर्स्ट स्टेज में वे लोग आते थे जो पादरी वर्ग के होते थे और जो पादरी परिवार में पैदा होते थे। द्वितीय स्टेज में कुलीन वर्ग आते थे और तृतीय स्टेज में बड़े व्यापारी, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, वकील, किसान और नागरिक और कारीगर आते थे। कुल आबादी का लगभग 90% किसान थे और उनके पास जमीन की संख्या मात्र 40% थी। 40% जमीन कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास थी। कुल आबादी का मात्र 40% जमीन ही आपके तीसरे स्टेट के लोगों के पास थी, जिसमें किसान थे। 90% किसान थे और तीसरे स्टेट में भी जो अमीर लोग थे उनके पास ज़्यादा जमीन था और सारे कर तृतीय स्टेज के लोग ही देते थे। द्वितीय स्टेज के लोग जो कुलीन वर्ग से थे और पादरी वर्ग से थे, इनको किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था। चर्च द्वारा लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था, जिसे टाइड बोला जाता था, कृषि का 10वां भाग था। चर्च द्वारा जो धार्मिक कर था जिसको टाइड बोला जाता था, कृषि का 10वां भाग था। और राजा द्वारा जो सरकार द्वारा कर लिया जाता था जिसको टाइल बोला जाता था, ये टाइल और टाइड दोनों कर तृतीय स्टेज के लोग ही चुकाते थे। और भी विभिन्न कर हैं जिसको आप ध्यान से देखिए। गेवेल, नमक कर, विनिगमते, आयकर, कोरबे, बेगार कर। मॉन्टेसरी की एक पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। अगर पूछे द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है तो ये मॉन्टेसरी की पुस्तक है। इसको हिंदी में भी कभी कभी पूछ देता है, न कानून की आत्मा किसकी पुस्तक है। यूएसए ने ब्रिटेन का जो औपनिवेशिक एरिया था अमेरिका वाला, जो 13 औपनिवेशिक एरिया था जिसको आज़ाद कराने के लिए अमेरिका का मदद किया था, जिसमें फ्रांस ने मदद किया था। फ्रांस के इन मदद के कारण फ्रांस के ऊपर बहुत सारे कर हो गए थे। और ये देखिए, यूएसए ने ब्रिटेन से अमेरिका में 13 उपनिवेशों से खुद को आज़ाद घोषित किया। तो वहाँ की सरकार भी फ्रांस के मॉडल पे ही आधारित थी, फ्रांस के मॉडल पे ही बनी। बढ़ते कर के दबाव में लुईस 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए कर लगाया जा सके। स्टेट जनरल क्या होते थे? जो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लोग होते थे, वे लोग अपना अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते थे जिसको स्टेट जनरल बोला जाता था। लुईस 16 ने तीसरे स्टेज के मांग को खारिज कर दिया। तब 20 जून 1789 के वे लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकजुट हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तब फ्रांस में जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शक होने लगे। तब भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का किला तोड़ दिया।
और लुईस 16 ने जो तीसरे स्टेज की मांग थी उसको खारिज कर दिया। तीसरे स्टेज की मांग क्या थी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, लेत्रा द कांसे क्या था। लेत्रा द कांसे एक प्रकार का वारंट हुआ करता था जिसमें व्यक्ति का नाम नहीं लिखा रहता था, न नाम न डेट, बस व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था और वास्तिल के किले में डाल दिया जाता था। इसी वास्तिल की किला को भीड़ ने तोड़ डाला और जिसमें 7 कैदी थे उनको छुड़ाया। फ्रांस में कुल 13 पार्लियामें थी। पार्लियामें क्या होती थी, उच्च न्यायालय के समान फ्रांस की एक संस्था थी जो कुल 13 पार्लियामें थी, जिसमें पेरिस की पार्लियामें सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। लिब्रे एक फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। 1794 में समाप्त कर दिया। अपने पुस्तक द ट्रूटिजेंस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय निरंकुश सिद्धांत का खंडन किया है। अगर प्रश्न पूछे द ट्रूटिजेंस ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है, तो ये एक पुस्तक है जिसको लॉक ने लिखा था। राजा के दैविक निरंकुशता सिद्धांत का खंडन करता है। अब देखिए, रूसों ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता को उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। लॉक के सिद्धांत को ही रूसों ने आगे बढ़ाया और एक ऐसे सरकार के गठन का उसने प्रस्ताव रखा जो सामाजिक जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन रखता हो। मॉन्टेग्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में, देखिए मॉन्टेस्री बोल दिए थे, वो मॉन्टेस्री नहीं है, मॉन्टेग्यू है। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक जो स्पिरिट ऑफ लॉज है, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, राजा के सत्ता को 3 भाग में बांटने की बात सबसे पहले मॉन्टेग्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में की है। अब देखिए, स्टेट जनरल क्या होता था। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें प्रत्येक स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजता था, लेकिन सम्राट ही निर्णय करता था कि प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही निर्णय करता था कि इस संस्था का बैठक कब बुलाया जाए। इस बात को जरा ध्यान दीजिए। प्रत्येक स्टेज के लोग अपना अपना एक प्रतिनिधि भेजते थे। एक ही प्रतिनिधि नहीं, बहुत प्रतिनिधि होते थे, लेकिन इसका बैठक कब किया जाए इसका निर्धारण सम्राट ही करता था। इसका अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। नए कर लगाने के लिए लुईस 16 ने इसका फिर दोबारा बैठक बुलाया, जिसका जो 5 मई 1789 को बुलाया गया और जिस थर्ड स्टेज के लोगों के मांग को खारिज कर दिया गया, जिसके वजह से बास्तिल का किला टूटा और फ्रांस में क्रांति का बीजारोपण हुआ। इस चीज को देखते हैं मांग क्या थी। इस बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। और इस बात को सबसे पहले किसने लिखा था? यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपने पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत कौन सा था? मत देने का सिद्धांत, मत देने का अधिकार जो था एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है, आप सब जानते हैं। इसको सबसे पहले रूसों ने अपने एक पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। इसी बात को लेकर थर्ड स्टेज के लोगों ने मांग किया कि हम प्रत्येक लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे लुईस 16 ने इस बात को खारिज कर दिया। लुईस 16 के बात को खारिज करते ही थर्ड स्टेज के लोगों ने बगावत कर दिया, क्रांति कर दिया। लुईस 16 ने तीसरे स्टेज की मांग को खारिज कर दिया। वे लोग वर्साय के एक
देखिए, मांग खारिज होने के बाद ही वे लोग वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में एकजुट हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तो फ्रांस में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे। अब राजा भी अपना कुछ सेना भेजता था थर्ड स्टेज के लोगों को दबाने के लिए। थर्ड स्टेज के लोग अपना अलग प्रदर्शन करते थे। मारपीट बहुत काफ़ी हो गया और गृह युद्ध छिड़ गया। 1789 को बास्तिल का किला तोड़ दिया गया। लुईस 16 ने अपना ताकत दिखाते हुए लुईस 16 ने इसका ताकत को देखते हुए, या किसके ताकत को, नेशनल असेंबली के ताकत को देखते हुए इसने संवैधानिक अधिकार दे दिया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 10 से 15 मिनट में और होगा, जिसमें फ्रांस की संपूर्ण क्रांति हम समाप्त करा देंगे। ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और हाँ, इसके नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिले और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाए कब दिया गया और नेपोलियन अपने आप को सम्राट घोषित कब करता है फ्रांस का, और किस तरह से नेपोलियन की एंट्री होती है। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। किस तरह से गिलोटीन पे चढ़ा दिया जाता है रोबिस्पेयर को, और उसके सर को काट के उसको मार दिया जाता है। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ज़रूर देखिए नेक्स्ट वीडियो। इसका सेकंड पार्ट होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। Subscribe your channel. बाय बाय।